हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका कि नाम है एंटीकोगुलेंट। बेटा, आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बताई थी किस तरीके से ब्लड कोगुलेट करता है। तब मैंने आपको याद होगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, फाइब्रिन के थ्रेड बनते हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं। वो पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है। वो आप अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पुराने लेक्चर में जाके उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मैं आज उसका रिवर्स करेंगे हम उसको कि हमको ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देना है। तो किन सब्सटेंसेस की मदद से हम ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते हैं, उन सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे मेन है बेटा हिपेरिन। उसमें हिपेरिन की मैकेनिज्म, हिपेरिन किस तरीके से काम करता है, पूरी इसकी मैकेनिज्म क्या है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। क्योंकि बेटा कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, किसी भी लेवल के कॉलेज में हो, उनके लिए ये फ्लो चार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये आपको पूरा समझाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीकोगुलेंट की। ये होते क्या है? अब देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड था, जिसमें कोगुलेशन का मतलब ये है कि ब्लड की जो फ्लूइड नेचर है वो ख़त्म हो जाता था, यानी कि ब्लड बहना बंद कर देता था, ब्लड थक्का जमा लेता था, एक क्लॉट जमा लेता था। लेकिन ये है एंटागोनिस्ट टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि यहाँ हम कुछ बॉडी को सब्सटेंसेस ऐसे देंगे जिनकी मदद से बॉडी जो फ्लूइड नेचर था वो उसको लूज नहीं करेगी, यानी कि बॉडी का जो फ्लूइड नेचर है, ब्लड का जो फ्लूइड नेचर है वो बना रहेगा। तो ये होते हैं एंटीकोगुलेंट। इसमें सबसे मेन आता है हिपेरिन, एक होता है ईडीटीए भी होता है। सबकी अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो हिपेरिन की मैकेनिज्म पूछी जाती है। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है, हिपेरिन का जो सीक्रेशन है ये बेटा होता है मास्ट सेल से। जो अपनी मास्ट सेल है उनसे हिपेरिन सीक्रेट होता है। अब ये काम किस तरीके से करता है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले ये थ्रोम्बिन के एक्शन को बंद करेगा। अब देखो, आपको वो कास्केड मैकेनिज्म याद होगी जिसमें कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता था, थ्रोम्बिन आगे जाके रिएक्शन चलाता था, थ्रोम्बोकाइनेज नाम के एक एंजाइम आता था। तो ये जो थ्रोम्बिन का जो काम है ना, उसको ये हिपेरिन सबसे पहले रोक देगा। अब सीधी सी बात है, अगर थ्रोम्बिन का एक्शन ही रुक जाएगा तो डेफिनेटली वो प्रोसेस आगे होगी ही नहीं और फाइब्रिन के थ्रेड बनेंगे नहीं, तो ब्लड क्लॉट करेगा नहीं। तो पहला तरीका तो ये है कि थ्रोम्बिन के एक्शन को रोक देता है। दूसरा, मैंने आपको क्लॉटिंग में कुछ काम आने वाले फैक्टर को याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि इन फैक्टर को कैसे याद करना है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, अगर जिसने नहीं देखी है वो कैसे याद रखने हैं उनको, वो क्लॉटिंग फैक्टर वो उसमें से आप देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, 9, 10th, 11th और 12th इन चारों क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। अब इन क्लॉटिंग फैक्टर का काम था क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब इन चारों को ही इसने अगर ब्लॉक कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, तो सीधी सी बात है ये आगे उस प्रोसेस को रन करा नहीं पाएंगे और ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो दो तरीके तो ये हो गए, इसने थ्रोम्बिन के एक्शन को डायरेक्टली बंद कर दिया। दूसरा, इसने क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से 9, 10th, 11th और 12th इनको इनएक्टिवेट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जिससे कि आगे की ये प्रोसेस नहीं हो पाई। तीसरा, इसने क्या काम किया, इसने एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, ये एक सब्सटेंस होता है, उसको एक्टिवेट किया। इसने एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट किया। और ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन को ही हटा देता है। पहले इसने डायरेक्टली थ्रोम्बिन को केवल सप्रेस किया था, लेकिन दूसरे तरीके से एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के आने से इसने क्या किया, थ्रोम्बिन को हटा ही दिया। अब सीधी सी बात है, ये तीनों प्रोसेस कहाँ जाके रुकेंगी, नो ब्लड क्लॉटिंग। जब थ्रोम्बिन ही नहीं होगा या थ्रोम्बिन सप्रेस हो चुका होगा, थ्रोम्बिन का जो फंक्शन है वो रुक चुका होगा, और जो भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो अगर इनएक्टिवेट हो गए होंगे, तो सीधी सी बात है ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो जो हिपेरिन किस तरीके से ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, तो ये तीन तरीके हैं। थ्रोम्बिन का एक्शन को सप्रेस कर देगा, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करेगा जो कि थ्रोम्बिन को ही रिमूव कर देगा और वो आगे जाके ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, और तीसरा है कि ये इनएक्टिवेट कर देगा क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10th, 11th और 12th को। अब इसके यूज़ की बात करें तो कोई भी सर्जरी करनी होती है, हार्ट सर्जरी करनी है जैसे, तो उससे पहले ये डर रहता है कि कहीं ब्लड क्लॉट ना कर जाए, तो इसीलिए पहले बॉडी को ये दिया जाता है हिपेरिन, जिससे कि बॉडी में जो फ्लूइड नेचर है ब्लड का वो मेंटेन रहे, बना रहे। दूसरा है डायलिसिस। डायलिसिस जब की जाती है उसमें भी पूरे ब्लड को बाहर निकाला जाता है और वापस से बॉडी में डाला जाता है, तो उसमें पहले हिपेरिन ऐड किया जाता है जिससे कि ब्लड कोगुलेट ना करे। तो ये पूरी मैकेनिज्म है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।